ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लीगल पॉइंट में चाइल्ड कस्टडी की। हमने आपको बताया कि अदालत किन आधारों पर बच्चों की कस्टडी मां या बाप को देती है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपके बच्चे की कस्टडी आपसे छिन गई है तो आपके पास क्या अधिकार हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपके बच्चे से आपको मिलने ही नहीं दिया गया हो क्योंकि बच्चे की कस्टडी आपके पास नहीं है? अगर हाँ, तो आप ये जान लें कि बच्चे की कस्टडी न होने के बावजूद आपके पास बच्चे से मिलने के अधिकार हैं। कानूनी भाषा में इन्हें विजिटेशन राइट्स कहा जाता है। आपको सिर्फ इतना कहना है कि आपको पारिवारिक अदालत में एक याचिका दायर कर ये मांग करनी है कि आपको अपने बच्चे से मिलने का अधिकार दिया जाए। विजिटेशन राइट आपको सेटलमेंट जब हो रही होती है, जैसे जब आपको कस्टडी दे रहे होते हैं उसकी सेटलमेंट होती है, उसी टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं कि जिस स्पाउस को कस्टडी नहीं मिली है वो कितनी बार विजिट कर सकता है। और अगर आपको बाद में ये डिसाइड करवाना है तो आप उसी कोर्ट में जिससे आपकी सेटलमेंट हुई थी या फिर जो भी आपका मैट्रिमोनियल कोर्ट होगा उसमें आप जाके एप्लीकेशन लगा सकते हैं विजिटेशन राइट्स के लिए। तो आप ये जान ले कि अगर आपको अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा तो कानून आपकी मदद कर सकता है, बशर्ते आप जागरूक हो और अपने हक के लिए लड़े। लीगल पॉइंट के लिए निशिका अरोरा, इंडिया न्यूज। तो हमने आपको बताया कि अगर आपके पास अपने बच्चे की कस्टडी नहीं है तब भी आपके पास कानून के तहत क्या अधिकार बचते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कृष्णा पटना से। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। कृष्णा जी, अपना सवाल पूछें। कृष्णा जी, अपने टीवी की आवाज धीरे कर दें तभी हम आपकी बात सुन पाएंगे। हेलो जी कृष्णा जी, अपने टीवी की आवाज बंद कर दें और उसके बाद हमसे फोन पर सवाल पूछें। बोलिए जी, अपना सवाल पूछें कृष्णा जी। हेलो जी जी। वो मेरा क्वेश्चन है कि 1988 में सीबीआई वालों ने मुझ पर एक केस किया। जी। उनका केस था फॉर्जरी एंड चीटिंग का। जी जी। मेरा ब्रदर का इंश्योरेंस क्लेम था जिसको हम क्लेम किया, उसी पर उन्होंने केस किया कि जो है जो आपका भाई है वो एग्जिस्ट नहीं करता था, उसका पॉलिसी कराया गया। जी। और इसके बाद में कोर्ट में हमारी माँ ने जो है तो कोर्ट में डिफेक्टिव सूट लाया और लाने के बाद में वो कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, इनका जो है सो लड़का था और वो डिस्टेंस में था और उनका एक्सीडेंट हुआ। जी। तो एक्सीडेंट के बाद में मेरा क्लेम तो जांच हो गया। जी। इसके बाद में भी सीबीआई वाला आज तक जो है तो उनको हमने बहुत चिट्ठी लिखा कि आप जो है तो हमारा केस पे वापस लीजिए और हमको क्लेम दिलवाइए, लेकिन आज तक के जो है तो वो मेरा कोई भी चीज सुनता नहीं है। कोर्ट से भी हमको जो है तो ये सब सारा चीज कोर्ट को भी बताते हैं, फिर भी हमको रिलीफ नहीं मिल रहा है। आप जरा बताएंगे उसमें हमको क्या करना चाहिए? बिल्कुल बताएंगे आपको। आपका जो प्रॉब्लम है उसका जवाब हम आपको देने की कोशिश करते हैं। धर्मेंद्र जी, इनकी एक पेक्यूलियर प्रॉब्लम है और ये दरअसल बात यह है कि सीबीआई ने आपके अगेंस्ट जो है एक केस रजिस्टर्ड किया है जो कि फौजदारी का केस है, चीटिंग और फोर्जरी का। और उसके बाद जो है केस जो है अभी अदालत में जो है पेंडिंग होगा। और अगर आपको लगता है कि वो झूठा केस है और आपके ऊपर केस नहीं बनना चाहिए था और जो है सीबीआई ने झूठा आपको जो है प्रोसिक्यूट कर रही हैं, उस केस के अंदर जो है आप 482 के अंदर एक पिटीशन जो है हाई कोर्ट में लगा सकते हैं और माननीय उच्च न्यायालय से आप प्रार्थना कर सकते हैं कि ये जो केस आपके अगेंस्ट चल रहा है ये सारा का सारा झूठा केस है और आपके ऊपर किसी तरह का कोई जो है आरोप जो है वो साबित नहीं कर पाएंगे और कोई भी ऐसी एविडेंस वो रिकॉर्ड के ऊपर नहीं ला पाए हैं। तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर अगर कोर्ट पाता है कि वो झूठा केस है जो आपके अगेंस्ट सीबीआई ने बनाया है तो कोर्ट जो है उसको पूरी पावर है 482 के अंदर जो है वो आपके खिलाफ जो है एफआईआर और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उन सबको क्वैश कर दे और आपको बरी कर दे। तो साफ तौर पर आप समझ लीजिए कि अगर आपके साथ ये हुआ है तो आपके पास जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसकी धारा 482 के तहत आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप सीधे हाई कोर्ट मूव करें। और हम आपको फिर बता दें कि आपको हाई कोर्ट जाना होगा और हाई कोर्ट जाकर एफआईआर को
खारिज करने की मांग करनी होगी और उसके बाद जो है हाई कोर्ट में अपना जो आप एविडेंस है, जो आपको LIC से या जहां से भी आपको क्लेम मिला है, जहां से ये साबित होता है कि आप बेगुनाह हैं, उस सारी एविडेंस को हाई कोर्ट के सामने रखें और उसके बाद जो है आपको रिलीफ मिल पाएगा। धर्मेंद्र जी, कस्टडी की आज हम बात कर रहे हैं और कस्टडी से रिलेटेड कई बार जैसे हमने भी बताया कि विजिटेशन राइट्स क्या होते हैं, और कई जो माएँ हैं जिनके पास बच्चों की कस्टडी नहीं होती, कई बार जो पिता होते हैं वो इतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं कि वो माँ को डरा धमका कर तलाक भी ले लेते हैं और बच्चे की कस्टडी भी अपने पास रख लेते हैं, बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता। तो कस्टडी के लिए जो है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन विजिटेशन राइट्स जो मिलने का है वो थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें कि किस तरह। दरअसल बात यह है कि जिस तरीके से जो है, चाहे कस्टडी माँ के पास रहे या कस्टडी पिता के पास रहे, और अगर जिसके पास कस्टडी नहीं है वो बच्चे से मिलना चाहता है, बच्चे का हालचाल जानना चाहता है, बच्चे से मिल करके उसको प्यार और मोहब्बत करना चाहता है, उस सर्कमस्टांसिस के अंदर वो जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो है एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं और कोर्ट से प्रार्थना कर सकते हैं कि बच्चे की कस्टडी जो है पिता के पास है या माँ के पास है, जैसी भी स्थिति है, और उसके बाद जो है कोर्ट से प्रार्थना कर सकते हैं कि इस बच्चे को जो है मेरे को मिलने का अधिकार दिया जाए। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब आप मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको मिलने नहीं दिया जाता, उस सर्कमस्टांसिस के अंदर जो है आप कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का भी जो है प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं और उसके साथ साथ कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो जो बच्चे को कोर्ट के अंदर ही प्रोड्यूस करे, जहां पर जो है बच्चे के साथ आप मुलाकात कर सकते हैं। और अगर आप और भी आगे वो करना चाहते हैं, जैसे मान लो बच्चे की छुट्टियां हैं, आप कुछ समय के लिए उसे जो है अपने साथ ले जाकर के घुमाना चाहते हैं या अपने पास रखना चाहते हैं या ऐसी कोई बात है, तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर भी जो है वो आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एक बार अगर मान लो कस्टडी ग्रांट कर दी गई, ये नहीं कि वो परमानेंट ही हो गई, लाइफ लॉन्ग ही हो गई, और अगर कोर्ट के अंदर बीच में आप एप्लीकेशन लगा करके ये आप साबित कर दें कि वहां पर रहने से बच्चे का वेलफेयर नहीं हो रहा, बच्चे का प्रॉपर केयर नहीं हो रहा, बच्चे को नेग्लेक्ट हो रहा है, उसका जीवन बर्बाद हो सकता है और उसको जो है मॉरल वैल्यूज जो हैं वो उसकी डिस्ट्रॉय हो रही हैं, उस सर्कमस्टांसिस के अंदर अगर आप कोर्ट के सामने ऐसी एप्लीकेशन लगा करके कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कोर्ट अगर पाता है, क्योंकि देखिए इन केसेस के अंदर बच्चे का वेलफेयर जो है वो सर्वोपरि है, और अगर कोर्ट पाता है कि बच्चे की कस्टडी जिस व्यक्ति के पास है वो प्रॉपर नहीं है, वहां पर रहते हुए बच्चे का वेलफेयर नहीं हो सकता, तो कस्टडी के दोबारा ऑर्डर भी किए जा सकते हैं। चलिए, दोबारा ऑर्डर भी कस्टडी के किए जा सकते हैं, धर्मेंद्र जी ने हमें बताया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिव कुमार झारखंड से। स्वागत है आपका शिव कुमार जी, अपना सवाल पूछें। अच्छा सर, बोल रहे थे कि हम लोग मार्च में 2011 मार्च में जी एक मकान लिए हैं जी, अपना भाई के साथ, मतलब कि ज्वाइंटली लिए हैं जी। तो इसमें जो भी मतलब हम हाउसिंग लोन लिए हैं, भाई मेरा उसमें को एप्लीकेंट है जी, से हम लोग लोन लिए हैं, तो लोन का भी पैसा मेरे अकाउंट से कटता है, टोटल जो इंस्टॉलमेंट है जी। तो क्या इनकम टैक्स में क्या हम उससे तुरंत रिबेट हमको मिल सकता है क्या? देखिए, दरअसल बात यह है, जब ज्वाइंट लोन है तो आप दोनों भाइयों का जो है ना इनकम टैक्स जो है बराबर जो है रिबेट मिलना चाहिए। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, जो मैंने वैसे ही भाई के नाम पे भले ही लिया हुआ है, सारा की सारी पेमेंट मैं कर रहा हूं, तो आप किसी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिल करके आप इस बारे में जो है डिटेल जो है उनको बताएं और कितना आपके अकाउंट से पैसा गया है, उसी हिसाब से वो जो रिबेट बनती होगी वो आपको बता देंगे। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, MD कमाल। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। कमाल साहब, अपना सवाल पूछें। कमाल साहब, अपने टेलीविजन की आवाज धीरे कर दें, तभी हम आपका कॉल जो है वो ले पाएंगे। आप टेलीविजन की आवाज बंद करके फोन पे हमसे बात करें। हाँ, हेलो जी कमाल साहब, अपने टेलीविजन की आवाज बंद कर दें और फोन पर हमसे बात करें। जी हेलो जी, अपना सवाल पूछें। जी हाँ जी, हमारा सवाल ये है सर कि हमारी एक बहन है जी। हेलो जी, उसकी आज से 1 साल पहले 5 साल पहले शादी हुई थी जमुई में जी। तो उसके साथ कुछ ऐसा कांड हो गया है जो मतलब वो नहीं भी रही, वो मतलब डेथ कर गई है, तो हम लोगों को शक है कि उसको मतलब मार दिया गया है। अच्छा, तो आप ये जानना चाहते हैं कि क्या कर सकते हैं आप? हाँ, इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, 5 साल शादी के हुए थे तो साफ तौर पर 304B का केस बन सकता है। देखिए, दरअसल बात यह है कि अगर 7 साल के अंदर जो है आपकी बहन की अननेचुरल वे में डेथ हुई है और अगर मान लो
आपको ये था कि वो शादी डेथ से पहले आपकी बहन को हरास करते थे और दहेज की मांग करते थे और उसके लिए प्रताड़ित करते थे, उस सर्कमस्टांसिस के अंदर जो है आप जो है 304B की कंप्लेंट जो है उनके खिलाफ लिखा सकते हैं और जो है उस पर पूरी कार्रवाई होगी। अदरवाइज जो है आप जो है अबेटमेंट टू सुसाइड का केस, अगर मान लो सुसाइड किया आपकी बहन ने, अबेटमेंट टू सुसाइड का कर सकते हैं। और लेकिन ये सारे सर्कमस्टांसिस जब तक हमारे पास क्लियर नहीं होंगे कि डेथ किन हालात में हुई, डेथ बीमारी से हुई है, नेचुरल वे में हुई है, या डेथ जो है अननेचुरल वे में हुई है। अननेचुरल वे में हुई है तो वो सुसाइड किया है या उसका मर्डर हुआ है या किस वे में हुआ है, ये सारी बातें जानने के बाद ही सही मायनों में आपको जो है सही राय दी जा सकती है। लेकिन आपको बेसिक हम लॉ बता रहे हैं कि आप अगर सुसाइड का केस है तो अबेटमेंट टू सुसाइड का केस कर सकते हैं। अगर उनकी अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में डेथ हुई है तो दहेज हत्या का जो एक पर्टिकुलर सेक्शन है उसके तहत 304B के तहत भी आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। हम आपको बेसिक लॉ हम आपको बता दिया, बाकी एक अच्छे वकील से संपर्क करके आप इसमें और भी आगे प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रणव समस्तीपुर से। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। प्रणव, अपना सवाल पूछिए। जी सर, जी मुझे सवाल ये पूछना था कि अभी बिहार में रोड कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जोरों पर है जी, और रोड के किनारे में जो रोड चौड़ीकरण या जो भी हो रहा है तो उसके कारण जो निजी जमीन है उसमें से ठेकेदार या फिर कॉन्ट्रैक्टर उसमें से मिट्टी निकाल के भराई कर रहे हैं, तो इसमें क्या कंपनसेशन हमको मिलेगा या फिर जो अभी कृषि योग्य जमीन है उसको काटने का मनाही हम कर सकते हैं? क्योंकि वो लोग कहीं से एक बताते हैं कि हमको गवर्नमेंट का परमिशन है कि आप कहीं से भी किधर से भी मिट्टी काट सकते हैं, तो इसके लिए क्या आपका विचार है? देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो आपको मिसगाइड कर रहा है और जो है आप लोगों को लीगल नॉलेज नहीं है जिसका वो फायदा उठा रहा है। ऐसा नहीं है क्योंकि आपकी प्राइवेट जमीन से कॉन्ट्रैक्टर किस तरीके से वो मिट्टी ले सकता है, और अगर वो मिट्टी लेता है आप कोर्ट से जाकर के स्टे ऑर्डर ले आइए और जो है उनको स्टे ऑर्डर दिखाइए, और अगर अब तक वो मिट्टी ले चुके हैं तो कोर्ट से जो है कंपनसेशन की मांग कीजिए और कोर्ट को कहिए कि इनको डायरेक्शन इशू करेंगे कि वो जो है जितनी मिट्टी वो भर के ले करके गए हैं उन सारा का आपको मुआवजा देंगे। क्योंकि क्या है कि ये जितना भी कॉन्ट्रैक्टर है वो गवर्नमेंट से जो है जितनी भी मिट्टी वो भर के ले जा रहा है और रोड को कंस्ट्रक्ट करने में यूज कर रहा है वो सारी की सारी गवर्नमेंट से पेमेंट लेगा। और ठीक है, तो उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। कानून बिल्कुल आपके साथ है, आपको सिर्फ जो है प्रणव जी आपको कानून का सहारा लेने की जरूरत है और आपकी जो समस्या है उसका काफी समाधान हो जाएगा। हम आपको बता दें, अगर आप किसी भी कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं या अपनी कोई राय हमें देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है लीगल पॉइंट, केयर ऑफ इंडिया न्यूज, B116, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 1, नई दिल्ली 110020। आप अगर हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है legalpoint@live.com। हम आपको फिर से बता दें, अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है legalpoint@live.com। तो लीगल पॉइंट में बस आज इतना ही। और धर्मेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, लोगों के सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कानून के बारे में, अपने हक के बारे में, तो देखते रहिए लीगल पॉइंट। अगले हफ्ते इसी समय इसी चैनल पर एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।